नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जहां लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है और सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो उसकी मिली भगत है। ईवीएम का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है हरियाणा चुनाव के बाद खास तौर पर उसे लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। वह में ही आज सुबह क्या कल शाम से ही, कल देर रात से ही लखनऊ में जबरदस्त गहमा गहमी है। और गहमा गहमी इसलिए है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आलोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी उस पे जन्म दिवस पर जेपी कन्वेंशन सेंटर में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाने वाले थे। उनका पहले से कार्यक्रम था, लेकिन उनको रोकने के लिए सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की, पहले तो कन्वेंशन सेंटर को चारों तरफ से घेर दिया गया, उसके मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया और उसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से न निकलने पाए। उनके घर की माफ कीजिएगा, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई, वहां पुलिस फोर्स लगा दी गई। सुबह से ही वहां पर पुलिस की तैनाती रही, कई थानों की पुलिस, और इस तरह से पूरा रास्ता वहां पर ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जैसे उनको नजर बंद कर दिया गया हो। अखिलेश यादव ने अपनी इसकी शिकायत भी की, अधिकारियों से जानना भी चाहा, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने घर से बाहर निकलकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा घर से मंगाई और उस पर माल्यार्पण किया। ये सारी चीजें ये बता रही है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जेपी कन्वेंशन सेंटर में अगर अखिलेश यादव पहुंच जाते, वहां जाकर वो जेपी को श्रद्धांजलि दे देते, उनके ऊपर माल्यार्पण कर देते, तो इसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में एक बड़ी इमारत है और ये बहुत ही व्यापक तरीके से इसको बड़े पैमाने पर बनाया गया था। अखिलेश यादव की सरकार जब थी 2013 में इसका शुरुआत की गई थी, बनकर ये तैयार है, लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो उसने वहां पर तमाम तरह के घपलों के आरोप लगाते हुए उसको बंद कर दिया। ये एक अच्छा खासा म्यूजियम था और जयप्रकाश नारायण की याद में एक बहुत ही भव्य और शानदार वहां पर कन्वेंशन सेंटर अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ था। वही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है जहां उनके जन्मदिन पर अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे, माल्यार्पण करने जाने वाले थे, लेकिन वहां उस रास्ते को बंद कर दिया गया। कन्वेंशन सेंटर तो पहले से ही बंद है। इसके अलावा अखिलेश यादव बाहर निकलने न पाए, उनके घर के पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। उनके घर पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई और पूरा घेर दिया गया, एक तरह से कहे कि नजर बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया भी है, समाजवादी पार्टी ने भी उठाया है कि उनको क्यों नजर बंद किया गया। लेकिन एक बार सुनते हैं कि जब अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति सड़क पर ही वो आए और वहीं पर उन्होंने मूर्ति रखकर उसको माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस बारे में क्यों रोका गया था, इस बारे में सरकार की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जेपी कन्वेंशन सेंटर को बनाने वाली एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण, उसने जो जवाब दिया, उसने जो वजह बताई, एक बार स्क्रीन पर हम उस पत्र को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो जवाब दिया है, क्या वजह बताई है कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है। उनकी सुरक्षा को खतरा बताया है, और सुरक्षा का खतरा किससे, वहां कोई जीव जंतु हो सकते हैं। इस वजह से एलडीए ने उनको वहां जाने से यह खतरा बताया और इस खतरे की वजह से प्रशासन ने उनको वहां जाने से रोक दिया। बड़ा दिलचस्प ये एक कह लीजिए कि कारण बताया जा रहा है। और इस कारण की जो एलडीए की ये चिट्ठी है कल शाम को ही जारी हुई, उसके बाद से लोग इस जो एलडीए जो वजह बता रही है उस पर लोग चुटकी ले रहे हैं कि आखिर यह भी वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा है और जेपी कन्वेंशन सेंटर में साफ सफाई नहीं है, वहां जीव जंतु है, इसलिए वहां उनको जाने से रोका जा रहा है। अगर ये पता ही था कि जेपी के जन्म दिवस पर वो आएंगे या और लोगों को भी जाना चाहिए, तो उसको फिर साफ सफाई कर दी गई होती, लेकिन एलडीए ने ऐसा नहीं किया।
और एलडीए ने पिछले साल भी ऐसा नहीं किया था। पिछले साल भी अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया था। आपको याद होगा, वो विजुअल्स आपने देखे होंगे, अखिलेश यादव कैसे उस दीवार को लांघकर चले गए थे और वहां उन्होंने माल्यार्पण किया। आज उनको घर से जाने से ही रोक दिया गया। सुबह से ही गहमा गहमी रही। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स, हम चाहेंगे कि इसको आप पूरी स्क्रीन पर देखें और कैसे वहां पर जब बैरिकेडिंग करके उनको उनके घर के सारे रास्ते रोक दिए गए। समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के कई नेता, पूर्व मंत्री, विधायक वहां पहुंच गए और आखिरकार अखिलेश यादव बाहर निकलकर उनको वहीं सड़क पर ही माल्यार्पण करना पड़ा। एक मूर्ति उन्होंने अपने घर से मंगवाई और उस मूर्ति को वहां रखकर माल्यार्पण किया गया। इस बारे में अखिलेश यादव ने क्या कहा है, एक बार उसको भी सुनते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर जिस तरह से सरकार ने, राज्य सरकार ने उनको रोकने की कोशिश की है, उससे समाजवादी पार्टी के जो दूसरी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, दूसरी पार्टियां हो, उन सारी पार्टियों में एक बेहद नाराजगी है इस बात को लेकर। पहले सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा, उसके बाद दूसरे जो पार्टियां हैं और उनके नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाएंगे। एक बार अखिलेश यादव को सुनते हैं कि इस पूरी घटना पर, पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने क्या कहा। यहां एक बात आपको और बता दें कि कल देर रात अखिलेश यादव ने जब देखा, उनको पता लगा कि जेपी कन्वेंशन सेंटर को बंद किया जा रहा है, मुख्य द्वार को पूरी तरह से सील किया जा रहा है, उसी वक्त वो वहां रात में गए। उन विजुअल्स को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज के इस घटनाक्रम पर जब उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, तब उन्होंने क्या कहा। सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है, जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही।
पार्टी अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग। तो ये अखिलेश यादव जिस भीड़ में वहां पर अपने घर के बाहर जिस तरह से वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है और रास्ते रोक दिए गए हैं ताकि वहां से लोग बाहर ना जा सकें, और जाना था उनको जेपी कन्वेंशन सेंटर जहां जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन रोक दिया गया। और वहां ये कह रहे हैं कि त्योहार आज सभी लोग मना रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र के मौके पर उनके भी तस्वीरें और विजुअल्स आए हैं जिसमें कन्या पूजन और पूजा पाठ करते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव भी कर रहे हैं कि त्योहार है, हमारे लिए भी त्योहार है, लेकिन हमें तमाम चीजों से, हमें अपनी बात करने से, अपने नेताओं के, अपने जो हमारे नेता हैं उन पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि जो पुराने समाजवादी नेता हैं और दूसरी जो समाजवादी पार्टियां हैं, खासकर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार को, यानी जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है, उसको केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अमलेंदु जी, ये बहुत बड़ा बयान है अखिलेश यादव का, और चूंकि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव हो या समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव रहे हो, रामविलास पासवान रहे हो, ये पूरी की पूरी जो नेताओं की ये एक जो एक कह लीजिए खेप है, ये पूरा उसी जेपी आंदोलन से निकली हुई है। और ये अपील अखिलेश यादव की बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बहुत मायने रखती है। और समीर जी, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हर 25 जून को आपातकाल का रोना रोते हैं जी। आपातकाल, लेकिन मगर वो आपातकाल विरोधी आंदोलन क्या था? वो जेपी का ही खड़ा किया हुआ था। तो उस आपातकाल विरोधी आंदोलन और आपातकाल की जो परिस्थितियां पैदा की वो जेपी ने पैदा की थी। और रामविलास पासवान से लेकर नीतीश कुमार तक, लालू प्रसाद यादव तक, ये सब लोग जो थे वो जेपी आंदोलन की ही देन है। मुलायम सिंह यादव हालांकि पहले से राजनीति में थे, वो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की देन है राजनीति में, तो वो जेपी की देन नहीं है। लेकिन जेपी के साथ काम करने का उनको भी अवसर मिला। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार वास्तव में जेपी के सच्चे अनुयायी हैं, जैसे कि वो दावा करते हैं, तो उनको इस सरकार को गिरा देना चाहिए जो समाजवादियों को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है। ये बड़ी अपील जो है वो नीतीश कुमार से अखिलेश यादव ने की है। अब देखना ये है समीर जी कि अगर नीतीश कुमार के अंदर कुछ चल रहा होगा, चूंकि अभी खबरें ये भी आई थी कि उनकी सरकार गिराने की बीजेपी कोशिशें कर रही थी और कुछ विधायकों को रोकने का इंतजाम झारखंड में कर दिया गया था, होटल बुक कर दिए गए थे, इस तरीके की खबरें आ रही थी। अब वो खबरें कितनी सच है कितनी नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस तरीके की खबरें थीं और नीतीश कुमार को अगर ये डर है और जिस तरीके से उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिशें अभी लगातार होती रही हैं, तो नीतीश कुमार के पास ये वास्तव में मौका है। और अखिलेश यादव ने खुली खुली बात कह दी है समीर जी। जी बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने ये जेपी जो नेशनल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको JPNIC इस नाम से जाना जाता है, 2013 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस जेपी कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था। और जयप्रकाश नारायण की यादगार में बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उसके टॉप फ्लोर पर हेलीपैड भी बना है जहां हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। उसमें कई सारी चीजें हैं, म्यूजियम भी है और समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम चीजें वहां पर ये था कि वो सारी चीजें बनेंगी। लेकिन 2017 में जब सरकार चली गई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से उसमें जांच बैठा दी गई, तमाम तरह के उसकी जांच हो रही है और उसको बंद कर दिया गया है। उसमें बहुत जिस तरह से एलडीए ने अपने पत्र में लिखा भी है कि वहां जीव जंतु और चीजें हैं, वो सारी उसकी वजह से वहां सुरक्षा को खतरा है। तो वास्तव में उस जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का हाल यही हो गया है और उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल भी इसी तरह से अखिलेश यादव को रोका गया था और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वहां जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। सरकार क्या छिपाना चाहती है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सरकार इस तरह से कई बार नेताओं को रोकने का प्रयास करती है।
चाहे कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी को कई बार कई जगहों पर रोकने की कोशिश की गई हो, उसको लेकर काफी वहां पर विवाद हुआ, हंगामा हुआ और विरोध हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर नेता कहीं किसी घटना पर, घटनास्थल पर जा रहे हैं, वहां रोक दिया जाएगा तो विवाद होगा ही, और ऐसे कई विवाद हो चुके हैं। क्यों नहीं जाने देना चाहती है सरकार, या फिर यहां तो कोई विवाद भी नहीं था, एक सामान्य बात है और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं समाजवादी आंदोलन के जो एक पुरोधा कहे जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहां जाने से रोका जा रहा है। कल शाम से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। जेपी नेशनल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को सील करने की कोशिश की जा रही थी, वहां टीन शेड लगाए जा रहे थे। एक बार हम चाहेंगे आप उन विजुअल्स को भी हम आपको दिखाएं। उसके मुख्य दरवाजे को, जो मुख्य रास्ता है, उसको बंद कर दिया गया था और रात में ही अखिलेश यादव ने जब ये देखा, सुना, उनको पता लगा तो 11 साढ़े 11 बजे रात वो वहां पहुंचे और कहने लगे कि हम देखते हैं कि यहां अधिकारी और प्रशासनिक अमला कितनी देर तक बैठा रहता है। एक बार हम उन रात के विजुअल्स को भी आपको दिखाएंगे। और अखिलेश यादव ने रात में भी मीडिया से बात की थी, क्या कहा था उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, क्यों सरकार ऐसा कर रही है, इस पर उन्होंने कई सवाल उठाए थे। सुनते हैं क्या कहा रात में अखिलेश यादव ने इस मामले में। कहा गया है कि ये निर्माण ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि तो बड़ा सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने, बड़ा आरोप लगाया है, आशंका जताई है कि इस नेशनल जो जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बेचने की तैयारी में है सरकार, ये आशंका उन्होंने जताई है। लेकिन ये भी कहा है कि अगर बेचना चाहती तो जिस स्थिति में, जिस दशा में वो है, अगर बेच ही दे तो ठीक रहेगा कि कम से कम वो उसका उपयोग तो, सदुपयोग तो होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि सरकार की बनाई हुई इमारत को अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री ये आशंका जता रहे हैं कि उसको बेचा जा सकता है। अमलेंदु जी, क्या इस तरह की वास्तव में सरकार की तैयारी है, या फिर इनको, अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको सरकार बेच सकती है और बेचने से उसको क्या फायदा होगा? हालांकि इस कन्वेंशन सेंटर को जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसका कोई उपयोग वहां नहीं हो रहा है, इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब ये जो आशंका जताई है इन्होंने कि इसको बेचा जा सकता है, इस आशंका के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए समीर जी, आशंका अखिलेश यादव की सही प्रतीत हो सकती है, चूंकि लगातार जिस तरीके से संस्थान बेचे जा रहे हैं, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें बेची जा रही हैं, तो इस म्यूज़ियम को भी बेचा जा सकता है। और जब लाल किला बिक सकता है तो फिर ये तो जेपी का सेंटर है,
अखिलेश यादव को दर्द इसलिए ज़्यादा है कि चूंकि अखिलेश यादव ने इसका निर्माण करवाया था और काफ़ी ज़्यादा उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जाहिर सी बात है कि किसी भी समाजवादी के लिए जेपी और लोहिया जो हैं वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो अखिलेश यादव का दर्द इसीलिए है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि निश्चित तौर पे बेचने की बातें उसके पीछे चल रही हैं, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसको बेच के यहाँ कुछ और कराया जाए, क्योंकि जेपी के नाम से ही अब बीजेपी को चिड़भी होने लगती है। क्योंकि जेपी की जब बात आती है तो बहुत से इनके पुराने कारनामे जो बीजेपी के और आरएसएस के वो खुलने लग जाते हैं। तो इसको लेकर फिर ये चिंता हो सकती है कि इसको बेच दिया जाए ताकि वो जेपी के नाम पे वो संस्था रहे ही नहीं। समझिए जी बिल्कुल। और चूंकि अखिलेश यादव, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ये जो निर्माण कार्य है, चाहे जेपी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो या उसके पास में ही जनेश्वर पार्क हो, पास में ही लोहिया पार्क हो और एक्सप्रेसवे हो, इस तरह के जो तमाम निर्माण कार्य हैं, अखिलेश यादव उन निर्माण कार्यों का बार बार जिक्र करते हैं अपनी उपलब्धियों के तौर पर। और यह सही बात है कि उन्होंने बहुत उसको एक नया रूप देने के लिए, लखनऊ को सुधारने के लिए, लखनऊ को बेहतर बनाने के लिए किया था। और उनका सारे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे और जिसको कहा जाए कि वो बिल्कुल उनके लिए एक दिल से जुड़े हुए ये सारे प्रोजेक्ट थे। और इन सारे प्रोजेक्ट्स को जब उन्होंने बनाया, अब उसको उनको लग रहा है, आशंका जता रहे हैं कि उसको बेचा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर यह समाजवादियों के लिए एक उनको दिल पर लगने वाली बात हो सकती है। और जिस तरह से हम अखिलेश यादव के घर के बाहर देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए और वहां लोगों की भीड़, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ इसलिए है क्योंकि आज जब जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्म दिवस पर अखिलेश यादव जा रहे थे जेपी कन्वेंशन सेंटर, तो उनको घर से बाहर निकलने से ही रोक दिया गया। कल रात से ही वहां बैरिकेडिंग कर दी गई थी और उसको सील कर दिया गया था ताकि उसके अंदर कोई जा न पाए। और आज अखिलेश यादव को घर से बाहर निकलने को लेकर ही सवाल उठने लगे और ये रोकने की कोशिश हो गई, जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी इस जो ये प्रशासन का तरीका है, प्रशासन की ये कार्यशैली है, इसको लेकर सरकार को जमकर घेरा है, सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। एक बार सुनेंगे प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, जहां महापुरुषों के स्टैचू लगी हो, मूर्ति लगी हो, तो हर किसी नागरिक को जो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करना चाहे, उसे ये अवसर मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए कि पुष्पांजलि कर सके, श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित कर सके। अब जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी तो है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ही कन्वेंशन सेंटर है, अभी अपूर्ण। तो ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी के हैं और वहां जाएंगे तो उनको खतरा है, तो आप सफाई करा दीजिए, आप वहां पर कुछ ऐसा कर दीजिए खतरा न हो। ये कहना कि कोई माल्यार्पण नहीं कर सकता, ये तो अनुचित है। वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और वो भी जिसने इस तो प्रमोद तिवारी भी यही बात कह रहे हैं कि वहां उनको जाने में क्या दिक्कत है और अगर उनको सुरक्षा को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, किसी तरह की सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा है तो साफ सफाई करा दी जाए। क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा का को खतरा की वजह जो बताई वो दिलचस्प है। एक बार हम उसको फिर से उस पत्र को दिखाना चाहेंगे। उसमें लिखा है कि वहां तमाम तरह के जीव जंतु हैं जिनकी वजह से उनको खतरा हो सकता है। यही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है, प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं कि अगर जीव जंतुओं के आने की आशंका है, उससे खतरा है, तो उसकी साफ सफाई कराई जा सकती है। अब ये वजह बताना और इस वजह से उनको वहां जाने से रोक देना, उनको घर से बाहर निकलने से रोक देना, नजरबंद कर देना, ये सब तरीके क्या बताते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए वहाँ साफ सफाई नहीं है तो अखिलेश यादव वहां तक चले जाएंगे, तो इसके लिए बैरिकेडिंग करने की क्या जरूरत थी? जितना खर्चा आपने पुलिस बल पे खर्च किया बैरिकेडिंग कराने में और जनता को परेशानी देने में किया, उससे कम में तो सफाई हो जाती वहाँ की। और आखिर ऐसा क्या काम चल रहा है कि वहाँ जीव जंतु हैं? अगर जीव जंतु है तो भाई ऐसा क्या है जो जीव जंतु है? इसका मतलब वो बंद पड़ी है काफी समय से और वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो जेपी का और ज्यादा अपमान है कि जेपी के नाम पे बना हुआ एक सेंटर जहाँ उनकी प्रतिमा भी है, वहाँ आपने उसको बंद किया हुआ है और वहाँ जीव जंतु विचर रहे हैं और जेपी के अनुयायी वहाँ जाकर माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो ये तो बड़े सवाल है। तो अखिलेश यादव के सवाल इसमें गलत नहीं है समीर जी, मुझको लगता है
वो सही सवाल उठा रहे हैं। तो और अगर वास्तव में कोई वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो आपने ध्यान क्यों नहीं रखा कि जेपी का जयंती आने वाली है, इस दिन लोग आएंगे, और प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं गए? भाई प्रधानमंत्री वो तो मनाते हैं लोकतंत्र सेनानी दिवस, जाने क्या क्या, और पेंशन की बात तो करते हैं, मगर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने प्रधानमंत्री आज क्यों नहीं गए? और माल्यार्पण करने से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी रोक रही है सरकार, और इसको लेकर अब जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष आप देख सकते हैं, नाराजगी किस कदर। ये अखिलेश यादव के घर के बाहर ये जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वहां नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि जब रोका गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, निकलने नहीं दिया गया, तो अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही सड़क पर इस पूरी भीड़ में, अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ में जेपी की अपनी मूर्ति घर से मंगवाई उन्होंने, और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया। ये इस मुद्दे पर अब राजनीति गर्म हो गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? सरकार को इससे क्या मिल रहा है और वहां जाने से रोकने से क्या मिल रहा है? प्रशासन को क्या दिक्कत है? क्योंकि प्रशासन जो दिक्कत बता रहा है, उस दिक्कत को कोई दिक्कत मानने को तैयार नहीं है कि एक जीव जंतु वहां उस परिसर में होगा जिसकी वजह से आप जाने से रोक रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं। जाने की जहां तक बात है तो परिसर तक तो कल भी रात में गए अखिलेश यादव, और तमाम लोग गए वहां पर, बहुत से वर्कर्स थे वहां, वो काम भी कर रहे थे, और वहीं पर अखिलेश यादव ने जो वहां काम कर रहे थे उन लोगों से वहां अपने इस तरह के नारे लगवाए, जिंदाबाद के नारे लिखवाए वहां पर कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये सारी चीजें तो हो रही हैं, और वहां अगर जेपी की मूर्ति तक पहुंच जाते तो क्या हो जाता? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है, और सवाल ये अखिलेश यादव ही उठा रहे हैं। आशंका जता रहे हैं कि कहीं ये जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बेचने की तैयारी तो नहीं है, बेचने की साजिश तो नहीं की जा रही है, इसको पूंजीपतियों को, अपने खास लोगों को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है। यह बड़ी आशंका उन्होंने जताई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के, अपने दूसरे समाजवादी दलों के नेताओं को ललकारा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार से, जनता दल यूनाइटेड के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आपको केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अब देखना है कि नीतीश कुमार की और जनता दल यूनाइटेड की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि जितने भी समाजवादी दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, इन सब की एक आस्था जो जयप्रकाश नारायण के प्रति काफी ज्यादा है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने ही वो आंदोलन खड़ा किया था जिसकी वजह से फिर देश में इमरजेंसी लगी, और जिस इमरजेंसी की आलोचना बार बार सरकार करती है और उस दौर के तमाम नेता भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी ने उस पर माफी मांग ली हो देश से। तो ये अब मुद्दा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ईवीएम को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पहले से ही हमलावर है, और अब ये इस तरह की चीजें कि नेताओं को ऐसे काम से भी रोकने की कोशिश की जा रही है जो कि कोई वहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईवीएम को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है, एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से पूछा है कि जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, जो सवाल के जवाब मांगे हैं, ईवीएम ने उनका क्या जवाब दिया है और क्या जवाब देने की तैयारी कर रहा है। सुनते हैं संजय राउत को। सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखेंगे? क्या देखेंगे? यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है, और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुनाव लगाते हैं, जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने चाहिए। तो ये जो सवाल उठाए हैं, कह रहे हैं कि जो सवाल उठाए उसका क्या जवाब है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही संजय राउत ने, अमलेंदु जी, कि चुनाव आयोग तो सबको चूना लगा रहा है, महाराष्ट्र में क्या करने जा रहा है, ये आशंकाएं पहले से ही आने लगी हैं, उठने लगी हैं। और इस मुद्दे पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल सरकार को भी घेर रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से ठीक पहले
इस तरह के सवाल उठना और इसे लेकर एक इसको बड़ा मुद्दा बनाना, अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो चुनाव आयोग के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। बिल्कुल मुश्किल होने जा रहा है समीर जी। और देखिए, चुनाव आयोग पर जैसे सीधे सीधे सवाल उठे और कांग्रेस ने कहा कि हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते, उसके बाद देखिए कि एकदम से चुनाव आयोग के रुख में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को ये मिला है कि उसको कहना पड़ा कि आइए आप हमसे आकर मिलिए। अभी तक तो खुद मिलने का समय नहीं देते थे और चिट्ठी पत्री के जरिए ही काम चला लिया जाता था, उल्टी सीधी भाषा लिखकर काम चला लिया जाता था। ये फिर कहना पड़ा कि आकर मिलिए और फिर कहा गया कि आप हमको और भी सबूत दीजिए जो है। अब वो सबूत दिए जाएंगे, देते हैं, लेकिन बात यह है कि सबूत दिए किसको जा रहे हैं और वो करेगा क्या। मतलब जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वही अगर उसकी जांच करेगा तो जांच नहीं हो सकती। तो चुनाव आयोग के ऊपर चूंकि गंभीर सवाल हैं और गंभीर सवाल विपक्ष ने, कांग्रेस ने उठाए हैं और पूरा इंडिया गठबंधन इस पे सवाल उठा रहा है, तो इस पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई किस तरीके की होती है। खबर यह थी कि 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की घोषणा हो सकती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगे इसके परिणाम को लेकर, उसके बाद ये समझा गया कि चुनाव आयोग थोड़ा दबाव में आया है और अभी उसने इसकी घोषणा को रोका है कि पहले हरियाणा के मामले से निपट लिया जाए, वरना ये आरोप और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं और जो खेल होना होगा महाराष्ट्र या झारखंड में उस पर शायद कुछ ग्रहण लग सकता है। तो हो सकता है कुछ दूसरी तरीके की तैयारियाँ चल रही हों। लेकिन इससे एक बात तो हो गई समीर जी कि अब विपक्ष सतर्क हो गया कि चुनाव आयोग के जरिए क्या क्या खेल बीजेपी करा सकती है, ये विपक्ष के साथ ने शायद समझ लिया है। तो अब ये विपक्ष का अपना सोचना है कि वो चुनाव आयोग पर भरोसा करता है या नहीं करता है। लेकिन असली सवाल ये समीर जी, विपक्ष भरोसा करे या ना करे, क्या जनता भरोसा कर रही है इस परिणाम के ऊपर? मुझे लगता है कि जनता भी इस पर भरोसा नहीं कर रही है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रहा है। तो चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि चूंकि चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल एक संस्था के ऊपर नहीं है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। चूंकि चुनाव आयोग इस डेमोक्रेसी को संभालने वाली एक संस्था है, इसी के जरिए डेमोक्रेसी संभली हुई है। चूंकि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे और ईमानदारी के साथ नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जितने भी संशय हैं उनको सबको दूर करे और दूध का दूध पानी का पानी हो। जो आरोप लग रहे हैं या तो अगर उसने सब ठीक ठाक किया तो सबूत सामने रखे कि सब ठीक ठाक है, और नहीं है तो फिर उसकी जांच कराए, जो दोषी है इसमें उनको दंडित किया जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस मामले में, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को उसके घटक दलों का, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का साथ मिल रहा है, निश्चित तौर पर ईवीएम को लेकर अब इंडिया गठबंधन एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मुलाकात की चुनाव आयोग में जाकर और उन्होंने बयान दिए और यह भी कहा कि तमाम सबूत पहले ही दिए जा चुके हैं और 48 घंटे के भीतर 20 विधानसभा क्षेत्रों में जहां से धांधली की शिकायतें आई हैं उन सारे जगहों के सबूत चुनाव आयोग को दे देंगे। मुझे लगता है कि एक आध दिन में, आजकल भर में वो सारे सबूत और दे दिए जाएंगे। और अब इसे लेकर जिस तरह से संजय राउत का बयान आया या इससे पहले जिस तरह से अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं, लोकसभा में कह चुके हैं कि उनको ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं है, चाहे वो सारी की सारी सीट जीत जाते लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, फिर भी उनको कोई भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव खत्म हो। और इस मुद्दे पर अब इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं और अब यह माना जा रहा है कि इस पर इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कदम उठा सकती है। चुनाव आयोग की ओर से अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, जवाब तो खैर क्या मिलेगा, अगर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर विपक्ष अब चुनाव आयोग को और साथ में केंद्र सरकार को भी घेरने की पूरी कोशिश करेगा। और जिस तरह से अब यह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश हो रही है, उस मुद्दे पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल, खासतौर पर वहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, उसको पूरा समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है। प्रमोद तिवारी उस पे पूरी तरह से खड़े हैं, अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, तो ये इसकी इंडिया गठबंधन की मजबूती को दिखा रही है। उन स्थितियों में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद यह कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ गई है, अमलेंदु जी, ये जो दरार वाली बात है, तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव ने जो सूची जारी कर दी अपने 6 कैंडिडेट्स की उपचुनाव के लिए, उसको दरार से देखा जाने लगा, जबकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि गठबंधन ही चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव।
लेकिन ये जो नैरेटिव चलाया गया या चलाने की कोशिश की गई, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। हाँ, बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उनका अभी थोड़ी देर पहले बयान है समीर जी कि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि महायुति सरकार को हटाना है महाराष्ट्र में, यानी जो एनडीए सरकार है उसको हटाना है, ये हमारा एक पहला लक्ष्य है। तो वहाँ तो लक्ष्य निर्धारित है क्या करना है, इंडिया गठबंधन का लक्ष्य निर्धारित है कि महाराष्ट्र में क्या करना है और झारखंड में क्या करना है। हरियाणा की नतीजा है, उसी शाम को कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से आकर मिले और पूरी चर्चा की कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है, किसको कितनी सीटें दी जानी है, किन किन दलों के साथ समझौता होना है, सारी बातों पर चर्चा वहाँ हुई। तो ये साफ है एक तरीके से कि वो मतलब हाँ, स्थिति स्पष्ट है इंडिया गठबंधन में और एकजुट है। टूटन तो एनडीए में आ रही है समीर जी। जो जीतन राम मांझी हैं वो कह रहे हैं कि हम झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमने बीजेपी के सामने अपनी डिमांड रख दी है। तो 10 सीटें वहाँ जीतन राम मांझी को चाहिए, 10 सीटें जीतन राम मांझी को झारखंड में चाहिए और चिराग पासवान को भी सीटें चाहिए, नीतीश कुमार को भी सीटें चाहिए हैं। तो जब सबको वहाँ सीटें चाहिए तो बीजेपी वहाँ क्या करेगी? बिल्कुल। तो ये जो है टूटन एनडीए के अंदर दिखाई पड़ रही है। और इसी तरीके से कल की खबर है कि कैबिनेट की बैठक थी महाराष्ट्र में। कैबिनेट की बैठक में 10 मिनट बाद ही अजीत पवार गुस्से में उठकर चले गए और वित्त मंत्रालय से संबंधित फैसले लिए जाने थे उसमें वो फैसले लिए गए, लेकिन अजीत पवार उस बैठक से उठकर चले गए। उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त विभाग भी उनके पास है, तो वो उठकर चले गए। तो टूटन तो एनडीए में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अभी ये नहीं कहा सकता कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार चुनाव के समय तक इस एनडीए में या महायुति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मोदी जी अभी साफ नहीं कर रहे हैं कि वो चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भी साफ नहीं हो रहा है। हरियाणा में आपकी सरकार बन चुकी है, अभी तक आप मंत्री या मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव के दौरान आपने कह दिया कि जो सैनी है, नायब सिंह सैनी, वो वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा है तो घोषणा करो, ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, मंत्रिमंडल घोषित करो। फिर राव इंजीत सिंह और ये जो अनिल विज ये क्यों उछल कूद मचा रहे हैं? अनिल विज का अभी एक फिर बयान कल आया कि वो अगर उनको बनाया जाता है उनकी दावेदारी तो निश्चित तौर पर वो बनेंगे, इस तरह का उनका बयान आया। पहले भी कह चुके हैं कि सबसे मजबूत दावेदार हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन जिस तरह से घटक दलों के बीच, एनडीए के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र में और झारखंड में खींचतान चल रही है, वो एक देखने वाली बात है। बहुत एक गंभीर रूप ले चुकी है, उथल पुथल मची हुई है और वहां गठबंधन के घटक दल एनडीए का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये अभी से नहीं, पिछले 3-4 महीनों से, खास तौर से जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हार मिली, उसको देखते हुए एनडीए के घटक दल एनडीए के भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने की सोच रहे हैं, ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना हो, चाहे अजीत पवार के गुट वाला एनसीपी हो। अब लेकिन ये जो एक टिकट की घोषणा कर देने से, वो भी 6 सीटों पर जब समाजवादी पार्टी ने टिकट की घोषणा कर दी, तो इसे बताया गया कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। जाहिर सी बात है कि ये जानबूझकर इस तरह की खबरें चलाई गई और आखिरकार अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि इंडिया गठबंधन यहां पर उपचुनाव लड़ेगा। और अभी भी 4 सीटें बची हुई हैं जिनमें निश्चित तौर पर घटक दल के बीच में, जो यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो सीटों का तालमेल होगा, उसके हिसाब से फिर घोषणा होगी, ये बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल तमाम मुद्दों पर, चाहे आज अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई, नजरबंद कर दिया गया, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक दिया गया, और कारण भी जो बताया गया वो कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसका जो कोई जेन्युइन कारण दिखाई पड़ रहा हो, इन सारे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के साथ हैं। एक बार प्रमोद तिवारी का बयान आपको फिर सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोक दिया गया, ऐसा क्या है? और जो वजह बताई जा रही है, जो लॉजिक दिया जा रहा है, वो तो किसी के भी समझ से परे है। सुनते हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को। निर्माण प्रारंभ करा जो है ये वहां पे कानूनी काम करेगा, वो जमीन बेच दी जाएगी। किस तरह से? मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, जहां महापुरुषों के स्टैचू लगी हो, मूर्ति लगी हो, तो हर किसी नागरिक को
जो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करना चाहे, उसे ये अवसर मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए कि पुष्पांजलि कर सके, श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित कर सके। अब जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी तो है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ही कन्वेंशन सेंटर है, अभी अपूर्ण। तो ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी के हैं और वहां जाएंगे तो उनको खतरा है, तो आप सफाई करा दीजिए, आप वहां पर कुछ ऐसा कर दीजिए खतरा न हो। ये कहना कि कोई माल्यार्पण नहीं कर सकता, ये तो अनुचित है, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और वो भी जिसने इसका निर्माण प्रारंभ कराया। इस जो जेपी कन्वेंशन सेंटर में अखिलेश यादव को जाने से रोका गया, उस पर प्रमोद तिवारी का ये बयान है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो रोका गया, और जो वजह बताई जा रही है वो तो बिल्कुल समझ से परे है, उस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि उसकी वजह से उनको वहां पर जाने से रोक दिया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों का इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी उनका घटक दलों का साथ मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, वो महत्वपूर्ण है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से दूसरे समाजवादी दलों को एक तरह से चुनौती दी है, खासकर नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को, कि आपको सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से वो सरकार रोक रही है। बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, आपको सुनवाएंगे कि क्या कहा अखिलेश यादव ने। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से अमलेंदु जी उन्होंने समाजवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है और सरकार को उसके खिलाफ बताने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पास भी इसका जवाब बहुत मुश्किल हो जाएगा देना। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार को इसका जवाब देना। और अब समीर जी, पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई थी कि पूरा जनता परिवार जो है वो एकजुट हो, मतलब जो जनता दल से जुड़े हुए या जो मतलब समाजवादी थे वो सब एकजुट हो, ये पहले कोशिश हुई थी। हालांकि उस कोशिश को नाकाम करने में अब वो बहुत पीछे की चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो सीधा सीधा नीतीश कुमार को ये कहा है, तो नीतीश कुमार के लिए भी एक संकट पैदा हो गया कि अगर आप खुद को जेपी का चेला कहते हैं और आप जेपी को अपना नेता मानते हैं और उसी आंदोलन से आप निकले हुए हैं, तो जेपी के अगर आप नेता हैं, तो अगर अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सहयोग से, जो समर्थन से जो केंद्र में सरकार चल रही है, वो जेपी को पूरी तरीके से सम्मान दे। उस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ जेपी का अपमान किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे एक सवाल जो है वो नीतीश कुमार के सामने खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने। और हो सकता है कि नीतीश कुमार इस पर शायद कुछ फैसला लें या ना लें, अब ये उनके ऊपर है कि क्या फैसला लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पर कोई फैसला लें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जयप्रकाश नारायण के अपमान से जोड़ा है, अखिलेश यादव ने कहा कि उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से उन्हें रोका जा रहा है और ये बात कही है, तो ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात होगी और इसको इस तरह से नीतीश कुमार भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। एक बार सुनेंगे अखिलेश यादव ने क्या कहा जब उनको रोका गया। अपने घर के बाहर ही उन्होंने जेपी की मूर्ति मंगवाई अपने घर से और वहीं पर माल्यार्पण किया। हजारों जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, ये सारे लोग शामिल रहे, उनके बीच में उन्होंने माल्यार्पण किया। और क्या कहा इस माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने नीतीश कुमार को भी यही इसी मौके पर कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जाहिर तौर पर यह एक महत्वपूर्ण बात है। ये चर्चाएं लोकसभा चुनाव के बाद से ही चल रही हैं, जब से यह सरकार बनी है, कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू कभी भी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं तमाम मुद्दों पर। इसीलिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण के अपमान से जोड़ते हुए नीतीश कुमार से यह अपील कर रहे हैं कि उन्हें सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। एक बार सुनेंगे अखिलेश यादव को क्या कहा उन्होंने। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो
समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अब अमलेंदु जी जिस तरह से नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन से वो भी निकले हुए हैं, ईवीएम को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब हमलावर है, जिस तरह से उसको शिवसेना, समाजवादी पार्टी और दूसरे घटक दलों का साथ मिल रहा है, अखिलेश यादव को जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया, उस पर कांग्रेस पार्टी का साथ मिल रहा है, अखिलेश यादव जिस तरह से नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं कि उनको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए, अब ये सारी चीजें किस तरफ संकेत दे रही हैं, क्या संकेत दे रही हैं? देखिए समीर जी, कुछ ना कुछ खेल तो हो सकता है कि इसी से शुरुआत हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को तो बहुत छोटे से बहाने चाहिए होते हैं इधर से उधर करने के लिए। तो अब ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार कह दें कि चूंकि जेपी के जन्मतिथि पर की जयंती पर और समाजवादी नेता को माल्यार्पण नहीं करने दिया बीजेपी की सरकार ने, और ये गंभीर मसला है, समाजवादियों का दमन किया जा रहा है, हमारे सिद्धांत नहीं मिलते हैं, इस तरह की बात कह के मतलब नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं। तो पलटेंगे नहीं पलटेंगे तो नीतीश कुमार जाने, चूँकि जैसा कि उनके मित्र लालू प्रसाद यादव ने भरे सदन में कहा था कि हमारे मित्र नीतीश कुमार बैठे हुए, सबके दांत बाहर होते हैं, इनके दांत जो है पेट के अंदर हैं। तो नीतीश कुमार के जो पेट के अंदर दांत है वो तो नीतीश कुमार जान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, हमें नहीं मालूम कि उनके मन में क्या चल रहा है और इसको गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से एक गंभीर चुनौती जो है वो नीतीश कुमार के सामने पेश कर दी है कि अगर आप जेपी के शिष्य अपने को कहते हैं, और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का तो कम से कम अभ्युदय जो है वो जेपी के सानिध्य में ही हुआ है और जेपी के आंदोलन से ही निकले हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों। तो फिर नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये चुनौती एक तरीके से चिराग पासवान के लिए भी है, क्योंकि उनके पिताजी जो थे रामविलास पासवान, वो पहली बार समाज सोशलिस्ट पार्टी से ही चुनकर आए थे। बरगद शायद उस समय चुनाव चिन्ह हुआ करता था सोशलिस्ट पार्टी का, बरगद ही था जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है, तो पहली बार उसी से चुनकर आए थे। बाद में तो वो दलित राजनीति की तरफ डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ बाद में वो उनका झुकाव हुआ, यानी वो आए सोशलिस्ट पार्टी से ही थे, लोहिया के ही चेहरे थे वो तो बल्कि। तो ये दोनों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो वो चुनौती की स्थिति पैदा कर दी है अखिलेश यादव। तो ये एक बड़ा मुद्दा अब इसमें जिस तरह से ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, अखिलेश यादव को जब वहां जाने से रोकने की आज जिस तरह से कोशिश हुई है, उसे लेकर भी अब समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और प्रमोद तिवारी ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उसके अलावा दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने भी इस मामले में राज्य सरकार को घेरा है और वहां पर जिस तरह से नजरबंद किया गया अखिलेश यादव को, उसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आप उनको देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं अखिलेश यादव के चारों तरफ ये विजुअल्स देख रहे हैं, और यही विजुअल्स नहीं, हम उन विजुअल्स को भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रशासन ने अखिलेश यादव को उनके घर से निकलकर बाहर जाने की रोकने की कोशिश की। ये देखें, ये आपको याद दिला रहे होंगे ये जो दृश्य है कि कैसे बैरिकेडिंग की गई है, पूरी एक मोटी सी लोहे के जो रखी रहती है, बैरिकेड्स रखे रहते हैं, उनकी दीवार बना दी गई है। आपको याद आ रहा होगा जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोका गया, उस तरह की ये बैरिकेडिंग की गई है अखिलेश यादव के घर के बाहर, घर से कुछ दूर पर, ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जेपी कन्वेंशन सेंटर है, वहां से अखिलेश यादव के घर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, वहां ना जा पाए, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां उनको करना कुछ नहीं है, केवल वो जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन जेपी की मूर्ति
तक न पहुंचने पाए, वहां ये किया गया है। इसका मतलब है कि जेपी की मूर्ति वहां किस हालत में होगी, जाने के रास्ते के बारे में तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ही बता रहा है कि वहां जीव जंतु होंगे, यानी वहां पर इतनी गंदगी और इतनी झाड़ी झंखाड़ है कि वहां आप जा ही नहीं सकते हैं। इस बात को खुद ही स्वीकार कर रहा है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो तर्क है वो ये कह रहा है कि इसीलिए हम इनको नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सुरक्षा का ख्याल हम रख रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है अखिलेश यादव को। और यही इसी तरीके से पिछले साल भी 11 अक्टूबर को अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया था। और लेकिन अखिलेश यादव उस समय वहां पर दीवार फांद कर पहुंच गए थे, अंदर पहुंच गए थे, उन्होंने माल्यार्पण किया था। लेकिन इस बार प्रशासन ज्यादा सतर्क था और अखिलेश यादव से उसको शायद बहुत बड़ा खतरा रहा हो, जो भी वजह रही हो, या फिर अखिलेश यादव के प्रति इतनी हमदर्दी प्रशासन दिखा रहा है कि उनको कोई खतरा ना होने पाए कि उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। कल शाम को भी अखिलेश यादव उन चीजों को, उस जो कुछ हो रहा था उसे देखने गए कि कैसे जेपी कन्वेंशन सेंटर को बंद किया जा रहा है, मुख्य द्वार को बंद किया जा रहा है, टीन शेड लगाए जा रहे हैं ताकि कोई वहां पहुंचने न पाए, पहुंच भी जाए तो वो अंदर न जाने पाए किसी तरीके से। वहां जाकर उन्होंने मीडिया से बात की और हैरानी जताई कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बेचने की कोशिश कर रही है। सुनते हैं क्या आरोप है अखिलेश यादव के। सफाई कहा गया है कि ये निर्माण अभी देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? तो ये जेपी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिन्होंने नहीं देखा हो उनको बता दें, लखनऊ में ये एक भव्य इमारत है। 2013 में अखिलेश यादव की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसको बनवाया था। एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर जहां पे बड़ी सभाएं हो सके, मीटिंग्स हो सके, बैठकें हो सके, और इसके जो ऊपर जो छत है वहां पर एक हेलीपैड भी बनाया गया था जहां सीधे हेलीकॉप्टर उतर सकते थे। उसको अब 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तभी उस पे तमाम तरह की जांच बैठा दी गई और उनके नाम पर वहां निर्माणाधीन उसको बताया जा रहा है, जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। और बाहर उसी को पेंट, वही लिखने के लिए वहां पेंटर बैठे हुए थे जिस समय अखिलेश यादव गए, और बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अखिलेश यादव ने वहां पर अपने नारे लिखवा दिए। लेकिन ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये एक भव्य इमारत है और इस बड़े उद्देश्य से तमाम तरह की चीजों का वहां पर था कि क्या चीजें होनी है इस कन्वेंशन सेंटर में।
उसके मकसद से यह बनाया गया था। वहीं पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी है, उनके नाम से बना हुआ है, तो उनकी प्रतिमा है, जहां अखिलेश यादव उनके जन्मदिन पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे। अब उसे बेचने की तैयारी है, ये एक उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। और ये आरोप, ये इस बात की चर्चा लखनऊ में वैसे भी होती रहती है कि जेपी कन्वेंशन सेंटर को कहीं ऐसा ना हो कि सरकार किसी और को दे दे, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दे, चूंकि इतनी भव्य इमारत है, उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन वो सरकारी पैसे से बनी हुई इमारत अगर सरकार दूसरे किसी कॉरपोरेट को दे देती है, निजी घरानों को बेच देती है, तो ये फिर एक बहुत ही एक आपत्तिजनक बात होगी। और चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको बनवाया है, तो निश्चित तौर पर ये इमारत उसके लिए उसका एक इमोशंस भी जुड़े हैं, भावनाएं भी उसकी जुड़ी हुई है। बिल्कुल समझिए, भावनात्मक मुद्दा है समाजवादियों के लिए, खासतौर से जेपी का नाम ही जो है वो भावनात्मक मुद्दा है। और हालांकि भावनात्मक मुद्दा बीजेपी के लिए भी होना चाहिए था, क्योंकि इनको पहली बार सत्ता में स्वाद भी जो चखने को मिला वो जेपी की वजह से ही चखने को मिला था। तो ये इसलिए इनके लिए भावनात्मक मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल को तो याद करते हैं, पर जेपी को याद नहीं करते। अब जेपी की याद प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, और उनकी सरकार तो अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर रोक रही है जाने से ही। तो ये तो समझा जा सकता है कि जेपी के प्रति सरकार की कोई श्रद्धा किसी भी तरीके की नहीं है, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है समीर जी। और अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा होती, तो जैसे कि कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो सरकार को जो था वो इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो अब ये है, देखिए कि अब हालांकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जेपी को लेकर, लेकिन वो ट्वीट तक ही, प्रधानमंत्री को आज उनकी प्रतिमा पर कहीं ना कहीं माल्यार्पण करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन अखिलेश यादव को जब वो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, तो वहां प्रशासन ने उनको रोक दिया। रोकने की कोशिश पहले से ही चल रही थी, और चूंकि पता था कि वहां जाएंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनकी सुरक्षा का हवाला दिया कि वहां जीव जंतु है, झाड़ झंखाड़ है, जिससे उनको दिक्कत हो सकती है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव कल रात में वहां गए, आज सुबह वो जाने की तैयारी में थे, 10 बजे वहां जाने का उनका कार्यक्रम था। लेकिन सुबह से ही वहां पुलिस ने उनके घर के आसपास इस कदर बैरिकेडिंग कर दी, इस कदर पूरे उनके घर को घेर लिया, और बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जैसे उनको नजरबंद कर दिया गया हो। और अखिलेश यादव ने कहा भी कि उनको नजरबंद किया गया है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के, कार्यकर्ताओं के बयान आए, ट्वीट आए कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। बाद में 11 बजे के बाद उन्होंने, अखिलेश यादव ने अपने माफ कीजिएगा, अपने घर से बाहर निकले, और वहां उन्होंने घर से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति मंगवाई, वहीं माल्यार्पण किया। और वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भी इसी समाजवादी आंदोलन से उपजे हैं, जिससे उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, और रामविलास पासवान, ये पूरे के पूरे समाजवादी नेताओं की एक पूरी फौज जो थी, उसी जयप्रकाश जेपी आंदोलन से निकली है। इसलिए नीतीश कुमार को इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जयप्रकाश नारायण का अपमान कर रही है, उनको सम्मान करने वालों को सम्मान करने से रोक रही है। अब इस पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनके इस जवाब का इंतजार सबको रहेगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग को ईवीएम के मसले पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन घेर रहा है, उसे अपने सहयोगी दलों का समर्थन मिल रहा है, और अब अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को ललकारा है कि उनके अंदर भी वो समाजवाद जगना चाहिए, जिस समाजवाद की वो उपज है, जहां से वो निकल कर आए हैं, ये सारी चीजें राजनीति को किधर ले जाएंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन इन सारी चीजों को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, और इन सारे मामलों में इंडिया गठबंधन साथ है। अब डीबी लाइव के इस कार्यक्रम को, ब्रेकिंग न्यूज को हम यही खत्म करेंगे, लेकिन आप तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए आप बने रहिए। हमारे नियमित कार्यक्रमों को आप देखते रहिए डीबी लाइव के साथ। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।